नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं एडुडिक्ट्स। पिछले कुछ वीडियोस में हमने मनोविज्ञान को समझा, मनोविज्ञान क्या होता है ये देखा और मनोविज्ञान के अलग अलग संप्रदायों को, अलग अलग विचारधाराओं को देखा। अब हम मनोविज्ञान से बाल मनोविज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं। मनोविज्ञान से हम बढ़ रहे हैं बाल मनोविज्ञान की तरफ। बाल मनोविज्ञान का मतलब वह बच्चे कैसे सोचते हैं, बच्चों का जो मन है वो किस प्रकार काम करता है उसे समझना। और बाल मनोविज्ञान को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि बच्चों का जो विकास होता है वो किस प्रकार से होता है, विकास क्या है, इसकी अलग अलग अवस्थाएं क्या हैं। क्योंकि यदि आप विकास को समझ पाएंगे तो आप मनोविज्ञान को विकास से जोड़कर देख पाएंगे। आप ये समझ पाएंगे कि अलग अलग उम्र में बच्चों का जो मन है वो किस प्रकार काम करता है। और यहाँ हम ये भी जानेंगे कि बच्चों में वृद्धि, विकास और अधिगम किस प्रकार संबंधित है। वृद्धि और विकास में क्या संबंध है, क्या ये अलग है या एक है, इसे समझेंगे और फिर इन्हें हम अधिगम से रिलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि वृद्धि और विकास का मतलब क्या होता है। देखिए, जो मनुष्य होते हैं ना, हम लोग लगातार बदलते रहते हैं, हम एक समान कभी भी नहीं रहते। और मनुष्यों में जो लगातार बदलाव होते रहते हैं उन्हें हम वृद्धि एवं विकास के दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। क्या आज से 5 साल पहले आप वैसे ही थे जैसे कि अभी हो, या फिर आज से 5 साल के बाद आप वैसे ही रहोगे जैसे कि अभी हो? नहीं, यानी कि हमें लगातार बदलाव होता रहता है और इन्हीं बदलावों को समझने के लिए हम वृद्धि एवं विकास के दृष्टिकोण का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं। शरीर में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तनों को वृद्धि कहते हैं। मात्रात्मक कहने का मतलब क्वांटिटेटिव, यानी कि ऐसे परिवर्तन जिन्हें कि मापा जा सके। जैसे कि कोई बंदा बचपन में कभी 3 फीट ऊंचा हुआ करता था, अब वो 6 फीट का हो गया। यहां पर आप लंबाई में परिवर्तन को माप सकते हो। कोई बंदा 75 किलोग्राम का था और घर में बैठे बैठे 100 किलोग्राम का हो गया। तो ये क्या है, आप माप रहे हो। ये जो परिवर्तन है इन्हें आप क्या कह सकते हो, मात्रात्मक परिवर्तन कहते हो। और ऐसे परिवर्तन को हम वृद्धि कहते हैं। यानी कि वृद्धि जो है वो एक मात्रात्मक परिवर्तन है, उसे हम माप सकते हैं। जबकि विकास का अर्थ जो होता है ना वो काफी व्यापक होता है, काफी एक्सटेंसिव टर्म है। ये बहुत सारे चीजों को अपने अंदर इंक्लूड करता है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन शामिल होते हैं विकास में। यहां तक कि आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो वृद्धि है ना ये भी विकास का ही एक हिस्सा है। मान लो कि ये जो मैंने बड़ा सर्कल ड्रॉ किया है, ये जो वृत्त मैंने बनाया है, ये पूरा वृत्त है किस चीज का, मान लो ये है डेवलपमेंट का, यानी कि विकास का। तो वृद्धि उसके अंदर का एक छोटा सा हिस्सा है। वृद्धि विकास के अंदर का एक छोटा सा हिस्सा है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर ऊंचाई में बढ़ रहा है, किसी का वजन अगर बढ़ रहा है तो वो वृद्धि है। और ये वृद्धि किसका हिस्सा है, विकास का हिस्सा है। लेकिन विकास के अंतर्गत सिर्फ वृद्धि ही नहीं आती है, विकास के अंतर्गत कुछ और ऐसी भी चीजें आती हैं जो कि मात्रात्मक नहीं है, यानी कि जिन्हें कि आप वृद्धि नहीं कह सकते हो, जो गुणात्मक है। जैसे कि मान लो कि आप आज से 10 साल पहले जिन चीजों को जानते थे, आज क्या उन्हीं चीजों को जानते हो, या कुछ नए ज्ञान आपने अर्जित किए, कुछ नई चीजों को सीखा आपने? बिल्कुल, आपके ज्ञान में वृद्धि हुई। क्या आप इसे माप सकते हो? मान लो कि आपने आज कुछ पढ़ा, क्या आप माप सकते हो कि आपने 10 किलोग्राम पढ़ा या 5 मीटर पढ़ा? नहीं ना। तो ऐसे जो परिवर्तन है ना जो कि गुणात्मक है, वो भी किस में शामिल हो जाते हैं, विकास में शामिल हो जाते हैं। तो विकास के अंतर्गत मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन आते हैं। दरअसल विकास एक बहुत ही व्यापक टर्म है। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? वृद्धि तो इसके अंतर्गत आती ही है, साथ साथ परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी, ये सारी चीजें आपस में रिलेटेड हैं। अगर आप लर्निंग की बात करो, कुछ सीखना, जैसा कि मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था, जब आप कुछ सीखते हो, यानी कि जो अधिगम है, ये सारा कुछ एक बहुत बड़े टर्म के अंतर्गत आता है। और वो सारा कुछ क्या है, विकास।
यानी कि विकास जो है ना वो एक बहुत बड़ा टर्म है और उसके अंतर्गत वृद्धि, परिपक्वता, अधिगम सारा कुछ आता है। आई थिंक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और अच्छे तरीके से इसे समझने का प्रयास करते हैं। यहां देखो मैंने थोड़ा सा कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है वृद्धि और विकास को। वृद्धि जो है वो सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक बदलाव है, जबकि विकास जो है वो मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार के बदलावों को कहा जाता है। कुछ उदाहरण हैं वृद्धि के, जैसे कि ऊंचाई, वजन आदि का बढ़ना, और विकास में इन सारे उदाहरणों के अलावा कुछ और भी उदाहरण आते हैं, जैसे कि बोलना सीखना, नए ज्ञान सीखना, मानसिक एवं सांवेगिक परिपक्वता इत्यादि। ये सब क्या है, विकास के अंतर्गत आते हैं। वृद्धि को मापा जा सकता है, लेकिन विकास के सिर्फ कुछ पक्षों को ही मापा जा सकता है। ये कुछ पक्ष क्या है आपको समझ में आ चुका होगा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि यहाँ पर मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं, यानी कि ये जो कुछ पक्ष हैं जिन्हें मापा जा सकता है वो मात्रात्मक पक्ष है, और जो अन्य पक्ष हैं उनका सिर्फ आकलन हो सकता है, उन्हें मापा नहीं जा सकता है। आप ये नहीं बता सकते हो कि आप 5 किलोग्राम पढ़े हो या आप 10 मीटर ज्यादा परिपक्व हो गए हो, नहीं, उनका सिर्फ आकलन कर सकते हो आप कि पहले आप कम मैच्योर थे, अब आप ज्यादा मैच्योर हो गए हो। एक और बात, वृद्धि निरंतर नहीं चलती है। आप बचपन में जितने लंबे थे अब उससे ज्यादा लंबे हो, ऑब्वियसली अब आप 5 फीट 6 फीट के हो चुके हो, लेकिन क्या जब आप 60 साल के होगे तब तक आपकी ऊंचाई बढ़ती रहेगी? क्या आप तब तक आप 70-80 फीट के हो चुके होगे? नहीं ना। ये वृद्धि जो है ना वो निरंतर नहीं चलती है, ये एक खास उम्र के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है। जबकि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये जो सीखने की प्रक्रिया है ना आपकी, वो कभी रुकती नहीं है, आप कंटिन्यूअसली सीखते हो। क्या 70 साल की उम्र में आप कोई नया गाना नहीं सीख सकते हो? बेशक सीख सकते हो। तो ये विकास जो है ना वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कहा जाता है इट कंटिन्यूज फ्रॉम वॉर्म टू टॉम, यानी कि ये गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है। बच्चा जब अपनी माँ के गर्भ में होता है तब वो सीखना शुरू कर चुका होता है, और जब उसकी मृत्यु होती है तभी सीखने की प्रक्रिया खत्म होती है, यानी कि विकास अनवरत चलता है, निरंतर चलता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हमने वृद्धि और विकास को तो समझा, अब देखते हैं कि विकास के अलग अलग पक्ष क्या हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं डेवलपमेंट के, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के। बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिनको कि हम ब्रॉडली 4 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला यहां आप देखो शारीरिक विकास, यानी कि जो शरीर से संबंधित विकास है उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार है जिसे कि आप कह सकते हो मोटर डेवलपमेंट या फिर गतिक विकास। और ये जो गतिक विकास है ना, इसके 2 प्रकार होते हैं। एक है ग्रॉस मोटर स्किल, जिसे कि आप स्थूल गतिक विकास कह सकते हो, स्थूल गतिक कौशलों का विकास कह सकते हो, और दूसरा है फाइन मोटर स्किल। समझते हैं ये दोनों क्या है। ग्रॉस मोटर स्किल यानी कि स्थूल गतिक कौशलों का विकास जो है, इसमें ऐसी गतियां, ऐसे कौशल आते हैं जिनमें कि आप बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हो। कहने का मतलब चलना, दौड़ना, उठना, बैठना इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंतर्गत आते हैं, स्थूल गतिक कौशल के अंतर्गत आते हैं। और जो बारीकी वाले काम हैं जिनमें कि छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि लिखना, कोई ड्राइंग बनाना, पेंटिंग बनाना, सुई के अंदर धागे को डालना, इन सब में छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है और इन्हें सूक्ष्म गतिक कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं। तो इन सभी चीजों का डेवलपमेंट भी जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट का ही हिस्सा है, और इसके अंतर्गत जो हमारे शरीर की वृद्धि है, जो हमारे अंगों का विकास है, वो सब इसके ही अंतर्गत आता है। फिर बात आती है संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। इसके अंतर्गत बात आती है किस चीज की, यहां हम बहुत सारी अलग अलग बातें करते हैं। हमारा जो ज्ञान है उसका विकास, जो तार्किक क्षमता है उसका विकास, इसके अलावा जो हमारा भाषाई विकास है वो भी हम यहाँ पढ़ते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो भी यहाँ देखते हैं संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत। फिर देखते हैं संवेगात्मक विकास क्या होता है, इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, और फिर सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। और इसके ही अंतर्गत एक और प्रकार आता है जिसे कि आप नैतिक विकास या फिर मॉरल डेवलपमेंट भी कह सकते हो।
तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के। अब तक हमने देखा कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। आपको मैंने बताया कि विकास एक बहुत ही बड़ा टर्म है और इसके अंतर्गत बहुत सारी बातें आती हैं। यहां आप एक और चीज समझ चुके होंगे कि जो परिपक्वता है, जो मैच्योरिटी है, वो कहीं ना कहीं विकास से जुड़ी हुई होती है। और जो लर्निंग है हमारा, हम जो सीखते हैं ना, वो जुड़ा हुआ होता है किस चीज से? मैच्योरिटी से। ध्यान देना, मैच्योरिटी और लर्निंग दोनों एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए। और ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? विकास के अंतर्गत आते हैं, डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। एक उदाहरण से आप समझो, यहां मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता कैसे लर्निंग से रिलेटेड है। मान लो कि कोई 2 साल का बच्चा है और उसे आप अ आ बोलना सिखा रहे हो। वो सीखेगा, वो सीखने का प्रयास करेगा, क्योंकि वो उतना परिपक्व हो चुका है कि वो उस चीज को लर्न कर सके, उसे सीख सके। लेकिन उसी 2 साल के बच्चे को अगर आप ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति पढ़ाने लग जाओ, क्या वो समझ पाएगा? नहीं, क्योंकि अभी वो उतना परिपक्व नहीं हुआ है, वो इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि उस चीज को सीख पाए। उसकी मैच्योरिटी का उतना विकास नहीं हुआ है। यानी कि मैच्योरिटी और लर्निंग दोनों आपस में क्या है? रिलेटेड है। और ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? विकास के अंतर्गत आते हैं। एक बात का ध्यान रखना कि ये जो मैच्योरिटी है ना, वो डायरेक्टली जुड़ी हुई होती है किस चीज से? आनुवंशिकता से जुड़ी हुई होती है। जो माता पिता से प्राप्त गुण होते हैं ना, उससे जुड़ी हुई होती है। यानी कि हेरिडिटी का यहां पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव होता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता पर ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? हेरिडिटी का या फिर इन्वायरमेंट का? जवाब क्या होगा? हेरिडिटी का। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं विकास की अलग अलग अवस्थाओं की। ये जो विकास की अलग अलग अवस्थाएं हैं ना, इन्हें कुछ इस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। ध्यान देना, ये सब में एक समान नहीं चलती हैं। कुछ महीनों का अंतर हो सकता है। कोई बच्चा थोड़ा सा जल्दी विकसित हो सकता है, कोई थोड़ा सा देर से विकसित हो सकता है, लेकिन इनका जो क्रम है ना, वो बिल्कुल सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी बच्चे में पहले शैशवावस्था आई और पूर्व बाल्यावस्था उसके बाद आई, और किसी दूसरे बच्चे में शैशवावस्था के बाद किशोरावस्था पहले आ गई और उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था आई। नहीं, इनका जो ड्यूरेशन है, जो टाइम है, वो थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है, लेकिन इनका जो क्रम है वो बिल्कुल क्या होगा? सेम होगा, हमेशा एक समान होगा। तो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं भाई? प्रसव पूर्व अवस्था है यहां, यानी कि प्रीनेटल पीरियड, जिसे कि आप भ्रूण अवस्था से जन्म तक की अवस्था कह सकते हो। जब तक कि बच्चा अपने मां के गर्भ में होता है, तब तक की अवस्था को प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। इसके बाद की अवस्था आती है शैशवावस्था, जिसे कि इन्फेंसी कहते हैं, जो कि जन्म से 2 साल तक की होती है। फिर पूर्व बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, जो कि 2 से 6 साल तक का होता है। उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड, जो कि 7 से 11 साल का होता है। और फिर किशोरावस्था, जो कि 12 से 19 साल का होता है। ये कुछ अवस्थाएं हैं विकास की। एक बात ध्यान देना, ये जो किशोरावस्था है ना, इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार, WHO इसे मानता है 10 साल से 19 साल के बीच का। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि WHO के अकॉर्डिंग किशोरावस्था का क्या ड्यूरेशन है, तो आपको बताना होगा 10 से 19 साल। थोड़ा बहुत फर्क आपको हर एक बुक में मिल सकता है, बट जो जनरल क्लासिफिकेशन है वो कुछ ऐसा ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हर एक अवस्था को और उसके गुणों को देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे शैशवावस्था को, जो कि जन्म से 2 साल तक होता है। प्रसव पूर्व अवस्था के बाद सबसे तीव्र वृद्धि शैशवावस्था में ही होती है। यानी कि बच्चे में जो ग्रोथ का रेट है ना, वो सबसे ज्यादा तो होता है जब वो गर्भ में होता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि जन्म के बाद किस अवस्था में वृद्धि की दर सबसे तीव्र होती है, तो वो कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था। यानी कि जन्म से 2 वर्ष के बीच तक में बच्चे में जो ग्रोथ है वो काफी रैपिड, काफी फास्ट होती है। इसमें बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों की मदद से सीखता है। इसमें आप बच्चे को कुछ ज्यादा नहीं सिखा सकते हो, वो देखकर, सुनकर, टेस्ट लेकर इन सारी चीजों से समझ सकता है। जीन पियाजे ने इसे संवेदी पेशीय यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज कहा है।
जीन पियाजे का नाम आपने अवश्य ही सुना होगा और इनके बारे में हम आगे बहुत डिटेल में जानेंगे। और जब इनकी थ्योरी को पढ़ेंगे ना तो इन सारी अवस्थाओं के बारे में हम फिर से काफी डिटेल में देखेंगे। हाँ, एक और बात, 9 महीने की उम्र से बच्चों में वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास होने लगता है, जो लगभग 18 महीने की आयु तक पूरी तरह से विकसित हो जाता है। ये वस्तु स्थायित्व क्या है समझते हैं। वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है, मान लो कि कोई बच्चा जबकि बहुत छोटा यानी कि 2-3 महीने का बच्चा है ना, वो जिस चीज को देख रहा है उसके दिमाग में तब तक ही उसका अस्तित्व है। बच्चे की नजर से जैसे ही कोई वस्तु ओझल होती है, बच्चे के मन में उस वस्तु का अस्तित्व उस वक्त ही समाप्त हो जाता है, यानी कि उसमें उस वक्त वस्तु स्थायित्व नहीं आया हुआ होता है। लेकिन जब बच्चा लगभग 9 महीने का हो चुका होता है तब उसमें वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आने लग जाता है। वो ये समझने लग जाता है कि जो वस्तु उसके नजरों से ओझल हुई है वो खत्म नहीं हुई है, उसका अस्तित्व खत्म नहीं हुआ है। और ये वस्तु स्थायित्व का गुण पूरी तरह से विकसित हो जाता है लगभग 1.5 वर्ष की उम्र तक में। तो यहां आपसे पूछा जा सकता है कि वस्तु स्थायित्व क्या है और इसका विकास कब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैशवावस्था के बाद बात आती है पूर्व बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, जो कि 2 से 6 साल तक का माना जाता है। इसे प्ले एज कहते हैं क्योंकि बच्चे इस उम्र में खेलना बहुत पसंद करते हैं। ये प्री गैंग एज है यानी कि बच्चे यहाँ पर समूहों में नहीं रहते हैं। इसके बाद का जो स्टेज है ना, वहाँ बच्चे समूह में रहना पसंद करते हैं। ये गैंग एज से पहले का है, इसलिए इसे प्री गैंग एज कहते हैं। और ये पॉइंट तो काफी इंपॉर्टेंट है कि भाषा का सबसे तीव्र गति से विकास किस अवस्था में होता है, वो है पूर्व बाल्यावस्था यानी कि 2 से 6 वर्ष के बीच की उम्र में बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट काफी तेज गति से होता है। ये प्री स्कूल एज है यानी कि बच्चा अभी फॉर्मली स्कूल जाना शुरू नहीं करता है, या फिर इसे प्ले स्कूल एज भी कह सकते हो क्योंकि बच्चा इस उम्र में प्ले स्कूल जाता है। यहां पर बच्चों में आत्म केंद्रितता या फिर अहंगम्यता होती है, जिससे कि आप इगोसेंट्रिज्म कह सकते हो। यह टर्म दिया है जीन पियाजे ने। किसने दिया है? जीन पियाजे का दिया हुआ यह टर्म है इगोसेंट्रिज्म। इगोसेंट्रिज्म का अर्थ होता है कि बच्चा किसी दूसरे दृष्टिकोण से नहीं सोच सकता है, वो सिर्फ अपने दृष्टिकोण से सोचेगा। उसे आप अपना दृष्टिकोण नहीं बता सकते हो, उसे आप ये नहीं कह सकते हो कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसा होता है, नहीं, वो जैसे सोच रहा है ना वो बस उसी तरीके से सोचेगा। इसे इगोसेंट्रिज्म कहते हैं। और यहां पर बच्चों में जीववाद यानी कि एनिमिज्म होता है। किस उम्र में? 2 से 6 साल तक के बीच के उम्र में। एनिमिज्म का मतलब क्या हुआ कि बच्चा सजीव एवं निर्जीव दोनों तरह की चीजों को सजीव मानता है, यानी कि वो सब कुछ को लिविंग थिंग्स मानता है, हर कुछ को वो सजीव मानता है। उदाहरण रूप में आप ऐसा मान सकते हो कि मान लो कि बच्चे को किसी चीज से चोट लग जाती है, एक टेबल से बच्चे को चोट लग गई, आपने उस टेबल को पीट दिया और कहा कि देखो मैंने टेबल को पीट दिया। बच्चा खुश हो जाता है कि अरे टेबल ने मुझे चोट लगाया तो टेबल को भी चोट लगा दिया गया, यानी कि वो नॉन लिविंग थिंग्स को भी लिविंग ही मानता है। इसे क्या कहते हैं? जीववाद यानी कि एनिमिज्म कहते हैं। तो ये थी बात पूर्व बाल्यावस्था की। चलिए यहां से आगे देखते हैं पूर्व बाल्यावस्था के बाद उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है। उत्तर बाल्यावस्था की अवधि 7 से 11 वर्ष के बीच होती है। जब बच्चा 7 साल का होता है उससे लगभग 11 साल की उम्र तक हम क्या कहते हैं? उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेटर चाइल्डहुड कहते हैं। इसे एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहा जाता है। इसे गैंग एज भी कहते हैं, यानी कि बच्चे इस उम्र में समूहों में रहना पसंद करते हैं, माता पिता की अपेक्षा अपने दोस्तों के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इसे ही ट्रबलसम एज भी कहा गया है क्योंकि बच्चे इस उम्र में सबसे ज्यादा विध्वंसकारी होते हैं, खिलौनों को तोड़कर देखते हैं, हर चीज को वो तोड़ना चाहते हैं, वो लड़ाई झगड़े कर लेते हैं, यानी कि बहुत सारे ट्रबल्स वो क्रिएट करते हैं, इसलिए इसे क्या कहा गया है? ट्रबलसम एज कहा गया है। और इस उम्र में जीवन पर्यंत चलने वाली मित्रता होती है, यानी कि इस उम्र में जो दोस्ती होती है ना वो इतनी अच्छी होती है कि लाइफ लॉन्ग चलती है। ज्यादातर लंबी मित्रता इसी उम्र में बनती है। और इस उम्र में ही बच्चों में संरचनात्मकता का भी विकास काफी तेजी से होता है। ये उम्र ट्रबलसम तो है, बच्चे चीजों को तोड़कर देखना पसंद करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनमें क्रिएटिविटी का भी क्या हो रहा होता है? डेवलपमेंट हो रहा होता है। चलिए आगे देखते हैं उत्तर बाल्यावस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है। उत्तर बाल्यावस्था के बाद
किशोरावस्था आती है जिसे कि एडोलसेंस कहते हैं, और किशोरावस्था की जो आयु है वो 12 से 19 वर्ष के बीच की है। इसमें बच्चों में काफी ज्यादा शारीरिक और भावनात्मक बदलाव आते हैं। बच्चों का जो मन है, जो सोचने का तरीका है, जो उसका दृष्टिकोण है, इस सब में काफी ज्यादा बदलाव आते हैं। और इसलिए स्टैनली हॉल ने इसे तनाव एवं तूफान का समय कहा है, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का एज कहा है स्टैनली हॉल ने। बच्चों के मन में काफी ज्यादा अलग अलग तरह के स्ट्रेस होते हैं, काफी ज्यादा स्टॉर्म होता है, तनाव होता है, तूफान होता है किशोरावस्था में। और इस उम्र में ही बच्चा ये डिसाइड करना चाह रहा होता है कि अब वो बच्चा है या वो बड़ा हो गया। वो अपनी एक पहचान स्थापित करना चाह रहा होता है, उसे पता नहीं होता कि वो क्या है, वो ये जानने का प्रयास कर रहा होता है, वो अपनी आइडेंटिटी स्टैब्लिश करना चाह रहा होता है। और इसी कारण से इसे आइडेंटिटी क्राइसिस का एज कहा है एरिक एरिक्सन ने। एरिक एरिक्सन के बारे में भी हम आगे किसी वीडियो में काफी ज्यादा डिटेल में देखेंगे और उनकी थ्योरी को समझेंगे। तो एरिक एरिक्सन ने किशोरावस्था को क्या कहा है? आइडेंटिटी क्राइसिस का एज कहा है। इस अवस्था में बच्चों में अमूर्त एवं तार्किक विचारों की क्षमता काफी बढ़ जाती है। बच्चे लॉजिकली और एब्स्ट्रैक्टली सोचने लग जाते हैं। तो ये थी बात किशोरावस्था की। हमने विकास को अलग अलग अवस्थाओं में बांटकर देखा, और यहां अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट से मुझसे जरूर पूछना। चलिए अब देखते हैं विकास किन कारकों से प्रभावित होते हैं। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। दो मुख्य कारक हैं जो कि विकास को प्रभावित करते हैं। पहला है आनुवंशिक कारक यानी कि हेरिडिटरी फैक्टर, और दूसरा है पर्यावरणीय कारक यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर। जितने भी दूसरे फैक्टर्स हैं ना, उन सबको हम इन्हीं के अंतर्गत कैटेगराइज कर सकते हैं। देखो, ये जो हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं, ये वो गुण हैं जो कि माता पिता से प्राप्त होते हैं। इनमें खुद से कुछ नहीं किया जा सकता है। आप ऐसा कह सकते हो कि जन्म से पहले ही जो निश्चित हो जाता है, या गर्भावस्था में बिल्कुल शुरुआत में ही जो निश्चित हो जाता है, वो है हेरिडिटरी फैक्टर, जो कि माता पिता से गुण जो प्राप्त होते हैं वो है। और इसके अलावा जो भी कारक है, एवरीथिंग प्रेजेंट्स इन आवर सराउंडिंग्स एक्सेप्ट वंस जीन्स, यानी कि जो जीन माता पिता से मिलते हैं, जो गुण मिलते हैं माता पिता से, उनके अलावा और जो भी चीजें विकास को प्रभावित करती हैं, उन सबको हम किसके अंतर्गत रखते हैं? पर्यावरणीय कारक के अंतर्गत रखते हैं। और इसमें कुछ उदाहरण आप देख सकते हो। पोषण, बच्चे को कैसा पोषण मिला है, हाइजीन, साफ सफाई कैसी हुई है, एजुकेशन कैसा मिला है, बच्चों को भावनात्मक सुरक्षा कैसी मिली है, किस प्रकार के समाज में बच्चे पल बढ़ रहे हैं, और किस संस्कृति में बच्चों का विकास हो रहा है। तो ये सारा कुछ क्या है? पर्यावरणीय कारक के अंतर्गत आता है। एक बात यहां समझना बहुत आवश्यक है कि पर्यावरणीय कारक जो है ना, वो एक हद तक ही प्रभावित कर सकता है, लेकिन आनुवंशिक कारक जो है, हेरिडिटरी फैक्टर जो है, वो मुख्य रूप से डिसाइड करता है कि बच्चों के जो गुण होंगे वो कैसे होंगे। उदाहरण के लिए मान लो हम पोषण को देखते हैं, न्यूट्रिशन को देखते हैं, जो कि एक पर्यावरणीय कारक है। पोषण देकर किसी बच्चे को स्वस्थ बनाया जा सकता है, उसे ज्यादा विकसित और ज्यादा अच्छे से वृद्धि करने वाला बनाया जा सकता है। लेकिन क्या सचिन तेंदुलकर को ज्यादा हॉर्लिक्स पिला देने से वो ग्रेट खली बन जाएगा? नहीं ना, क्योंकि जो माता पिता से प्राप्त गुण है वो उसमें वैसे नहीं है। यानी कि पोषण जो कि एक पर्यावरणीय कारक है, वो बस एक हद तक ही प्रभावित कर सकता है विकास को। और जो मुख्य स्क्रिप्ट लिखता है वो कौन लिखता है? हेरिडिटरी फैक्टर। सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है? हेरिडिटरी फैक्टर। यहां वुडवर्थ की बताई हुई एक बात को समझना काफी ज्यादा आवश्यक है। वुडवर्थ ने कहा कि जो डेवलपमेंट है वो एक गुणनफल है, वो प्रोडक्ट है किस चीज का? हेरिडिटी का और इन्वायरमेंट का। यानी कि जो विकास है वो क्या होता है? इन दोनों चीजों का गुणनफल होता है। किन दोनों चीजों का? हेरिडिटी का और साथ साथ किस चीज का? एनवायरनमेंट का। इन दोनों का गुणनफल होता है कौन? विकास। ये बात किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। यहां से बहुत प्रकार के प्रश्न आते हैं कि विकास किन चीजों से प्रभावित होता है? पर्यावरण से, हेरिडिटी से, या दोनों से? विकास दोनों से प्रभावित होता है और इन दोनों का गुणनफल माना गया है विकास को। चलिए आगे देखते हैं। यहां हम विकास के कुछ सिद्धांतों को समझेंगे। सबसे पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। यानी कि आप पहले भी समझ चुके हो कि विकास की प्रक्रिया जो है वो भ्रूण अवस्था से मृत्यु तक निरंतर चलती है, कभी रुकती नहीं है।
दूसरा जो सिद्धांत है वो है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का प्रिंसिपल। यह भी आप पहले समझ चुके हो कि विकास का क्रम एक समान होता है पर गति सब में एक समान नहीं होती है। कहने का मतलब विकास का जो क्रम है, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आएगी, किशोरावस्था नहीं आ जाएगी डायरेक्टली, वो सब में एक समान ही होगा। लेकिन विकास की गति सब में एक समान नहीं होती है, अलग अलग हो सकती है। कोई थोड़ा सा जल्दी विकसित हो सकता है, कोई थोड़ा सा देर से विकसित हो सकता है। इसके बाद एक सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत, जिसमें कि दो बातें आती हैं। एक है सिर से पैर की तरफ का विकास, यानी कि सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस। सिफेलो का मतलब हुआ सिर और कॉर्डल का मतलब हुआ निचला हिस्सा यानी कि पैर, जिसमें कि कहा जाता है कि बच्चे का विकास पहले सिर की तरफ ज्यादा होता है और फिर वो विकास पैर की तरफ बढ़ता है। और दूसरा जो है वो है प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस, यानी कि शरीर के मध्य से जो बीच का हिस्सा है, जो स्पाइनल कॉर्ड वाला हिस्सा है, वहां से बाहर की ओर विकास बढ़ता है। तो ये दोनों दिशा का सिद्धांत है, सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस का सिद्धांत और प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। फिर एक सिद्धांत है जिसे कि कहते हैं परस्पर विकास का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यानी कि विकास के सभी आयाम जो कि हमने पढ़े, शारीरिक विकास, सांवेगिक विकास इत्यादि, ये सब आपस में संबंधित होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। और फिर बात आती है सर्पिल विकास या फिर वर्तुलाकार विकास की। इसमें ऐसा कहा जाता है कि बच्चे का विकास सीधी रेखा में नहीं चलकर सर्पिलाकार चलता है। डेवलपमेंट फॉलोज अ स्पाइरल पाथ। After making an advancement, the rate of development decreases to consolidate itself। मतलब क्या हुआ समझते हैं। ये जो विकास है ना, कहा जा रहा है कि ये सीधा नहीं चलता है, ये सीधा नहीं चलता है। ये कैसा चलता है, ये कुछ सर्पिलाकार पाथ को फॉलो करता है। और यहाँ आप देख सकते हो कि बच्चे में मान लो ये विकास हो रहा है, वो विकसित हो रहा है, लेकिन विकसित होने के साथ साथ ये देखो, ये जो विकसित हो रहा था, विकसित होने के साथ साथ ये सीधा आगे बढ़ने की बजाय फिर पीछे लौटता है। और यहाँ पर वृद्धि और विकास का जो दर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और जो विकास हो चुका है वो उसे स्थायी बनाता है, कंसोलिडेट करता है, और फिर ये विकास का क्रम आगे की तरफ चलता है। ये विकास एडवांस हो रहा है, आगे हो रहा है, और आगे होते होते ये फिर से क्या हो जाता है, वापस स्थायी करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है इसका रेट। तो ये क्या है, वर्तुलाकार या फिर सर्पिल विकास का सिद्धांत। तो इस वीडियो में हमने विकास, वृद्धि, अधिगम आदि विषयों को समझा। हमने किन किन विषयों को देखा, यहां एक बार सारांश देख लेते हैं। यहां हमने सबसे पहले वृद्धि और विकास के अर्थ को समझा, विकास के विभिन्न पक्षों को समझा, अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं, यानी कि जो सांवेगिक विकास है, शारीरिक विकास है, सामाजिक विकास है, इन सब को देखा। विकास और अधिगम आपस में कैसे संबंधित है ये हमने देखा कि वृद्धि, अधिगम, ये सब जो कुछ भी है ये सब किसके अंतर्गत आता है, विकास के अंतर्गत आता है। ये सारी चीजों को हमने देखा। फिर हमने विकास की अवस्थाओं को देखा कि विकास किन किन अवस्थाओं से होकर, किन किन स्टेजेस से होकर गुजरता है और उनके क्या क्या गुण हैं। विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, हमने उनको देखा। इसके बाद हमने विकास के सिद्धांतों को, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट को देखा। तो यहां पर विकास से संबंधित टॉपिक पूरा हो चुका है। आगे के वीडियो में हम सामाजिकरण की बात करेंगे, यानी कि सोशलाइजेशन क्या होता है उसे देखेंगे। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में बताना मत भूलना, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर कुछ समझ में नहीं आया वो बताना। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उन्हें फायदा पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना जिससे कि आपको अपडेट्स हमेशा मिलते रहें। थैंक यू।